आपको समझाते हुए चलूँगा। बाकी आपको ध्यान से बैठ करके मेरी बातों को सुनना है और जब ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी तब उससे आपको अपने नोट्स तैयार कर लेना है, ठीक है। उतने वक्त आप इसे सुन सकते हैं, कितनी भी बार आप इसे, मैं पूरे वर्ल्ड के लिए आपको बोल रहा हूँ। कहीं कहीं अगर आप अपवाद स्वरूप छोड़ देते हैं, उन्हें लेफ्टिस्ट जो लोग हैं, क्योंकि संख्या में तो वो ज़्यादा हैं क्योंकि सत्ताएं शुरू से उनके हाथों में रही हैं, ठीक है। तो वो जो लोग हैं उनसे उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए। कुछ भी करना है तो पहले उनको एक क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। बेजेंटाइन भी बोलते हैं उसे, साम्राज्य का क्षेत्र स्थापित किया गया और तुर्क साम्राज्य 1299 से 1922 तक, जिसे आप भारत में खिलाफत मूवमेंट आपने देखा होगा, खिलाफत मूवमेंट इसी ओटोमन साम्राज्य के विघटन जो कि, तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अरब नाविक अब्दुल मजीद के नेतृत्व में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और कालीकट के शासक जमोरिन, जो आप जानते होंगे जमोरिन, इसका नाम आपने सुना होगा, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो जमोरिन ने उसका खुले दिल से स्वागत किया, नियुक्त किया गया। अब आप देख रहे हैं ना, शासक, यहाँ पे गवर्नमेंट शामिल है या नहीं है, शामिल है। यही मैं कहता हूं कि जब ये डिस्प्यूट ये होता है, क्या वास्तव में भारत के अंदर जो भी साम्राज्यवादी शक्तियां आई, क्या वो सिंगल थी, सिर्फ प्राइवेट संस्था थी और बस आ गई, यही मलचले लोग थे आ गए और उन्होंने यहाँ देखा कि भाई ये लड़ रहे हैं और हम यहाँ पे स्थापित हो जाए, क्या ये वाली जो थ्योरी है सही है? नहीं है। मैं पुर्तगालियों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था और ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मेडा की एक महत्वपूर्ण नीति थी, जिसके द्वारा वह पुर्तगाल को हिंद महासागर की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना। 15 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व करने वाले कैप्टन विलियम हॉकिंस, उनका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस, अपनी कंपनी के लिए अत्यधिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, ये लेक्चर हमारा 7 है, यूनिट 1 है और यूनिट का नाम है भारत में यूरोपियों का आगमन। आप इसे देख कर लिख लेंगे और टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप टॉपिक में हम जैसे बदल के लिखाएंगे, जैसा भी आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो आप सामान्य लिख सकते हैं, टॉपिक हम बदलते जाएंगे, उसी हिसाब से आप भी लिखते जाएंगे। यानी कि जो मैं शुरू में लिखाऊंगा वो एक सामान्य चर्चा करेंगे हम, ये सामान्य बातें होंगी जो मैं आपको बताऊंगा और आपको बनाना भी उसी प्रकार से है। लेक्चर 7 है, यूनिट 1 है और यूनिट का जो नाम है वो है भारत में यूरोपियों का आगमन, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे हम, और क्योंकि जो हमने पीछे आपको कराया है, आप उससे इसका लिंकेज करेंगे और लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और जो बातें होंगी मैं वो आपको समझाते हुए चलूँगा। बाकी आपको ध्यान से बैठ करके मेरी बातों को सुनना है और जब ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी तब उससे आपको अपने नोट्स तैयार कर लेना है, ठीक है। उतने वक्त आप इसे सुन सकते हैं, कितनी भी बार आप इसे सुने, ठीक है। जितनी बार आप सुनेंगे उतना ही आपकी जो शब्दकोश है वो भी स्ट्रांग होता चला जाएगा और आपको वास्तव में लिखना कैसे है, एग्जाम में किस भाषा का प्रयोग आपको करना है, उसको भी समझने में आपको एक सहायता अवश्य मिलेगी, ठीक है। फ्रेंड्स, भारत में आप जानते हैं कि जो यूरोपीय हैं वो बहुत सारे यूरोपीय शक्ति भारत में आई थी, जिनमें फ्रेंच भी थे, डच भी थे, पुर्तगाली भी थे, डैन भी थे, बहुत और भी इसी तरीक़ा के छोटे मोटे जो लोग थे वो भी यूरोप से भारत आए थे। और उसका कारण सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा, क्योंकि यूरोप के अंदर एक रेनेसा पीरियड जो है, यानी कि पुनर्जागरण पीरियड के बाद में, बल्कि उससे पहले भी कुछ जगह तो एक ये बात का आभास होने लगा था कि क्यों ना वो दूसरे जो देश हैं या दूसरे जो साम्राज्य हैं उनको कैप्चर किया जाए और वहाँ पर अपनी कॉलोनी स्थापित की जाए, ताकि वहाँ के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका, प्लस वहाँ की जो लोग हैं उनका किसी भी तरीक़ा से जो है अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। और इसको देखते हुए ही भारत सहित पूरे एशिया और अफ्रीकन देशों के अंदर यूरोपियों का आना प्रारंभ हो जाता है। और मेरा मानना भी, और राष्ट्रवादी जो चिंतक हैं उनका भी ये मानना है कि ये जो लोग आए थे ये सिर्फ एक कंपनी के रूप में नहीं थे, बल्कि इनकी जो गवर्नमेंट्स थी उनका मोटिव ज़्यादा इसमें प्रतीत होता है कि उन्हीं के द्वारा ये भेजे गए लोग थे। ये सिर्फ और सिर्फ एक नाम मात्र के लोग थे, कंपनी तो एक नाम की थी, लेकिन उनका जो मेन उद्देश्य रहता था वहां पर जाकर के सत्ता को काबिज करना है और फिर उन लोगों को एक तरीका से स्लेव की तरह यूज करना है अपने मूल देश के लिए, ठीक है। तो आप अब देखेंगे कि मैं आपको यहाँ बताता हुआ चल रहा हूँ और आप इसे सुनेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, यूपीएससी विद प्रताप, या फिर वीडियो के नीचे जो आपको लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव का, वहाँ पर भी मैं आपको इसे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आप सुनेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के इतिहास एक आवर्जन
आवर्जन मतलब बाहर से आने वाले लोगों का एक ऐसा देश रहा है और इसका इतिहास भी यही रहा है। प्राचीन काल में आवर्जन करने वाली विभिन्न जातियों में यूनानी, शक और हूण आदि शामिल थे, अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप इसमें प्राचीन काल में भी आप देखेंगे तो क्या क्या थे, यूनानी थे, शक थे और हूण आदि थे। मध्यकाल में आप देखेंगे कि तो तुर्क, अफगान, मंगोल और अरब, ठीक है, वो भी आए। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मॉडर्न टाइम में ऐसा हुआ है, नहीं, प्राचीन काल से मध्यकाल। और अब हम उसके बाद में यह देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के आरंभ के समय यूरोपीय देशों में यात्री और व्यापारियों का निरंतर आवर्जन प्रारंभ हो गया था यहाँ पर, ठीक है। मुगल साम्राज्य जब यहाँ पर था उसी समय यहाँ पर यूरोपियों का जो आगमन है वो प्रारंभ हो गया। तो वो पहले यात्री के रूप में आए। कहते हैं ना कि जब चोरी करनी होती है तो पहले क्या करते हैं, उसका रेकी करते हैं। रेकी जानते हैं ना आप, हाँ, कि कौन कहाँ जा रहा है, किस टाइम पर घर में लोग हैं, किस टाइम नहीं, इस टाइप का जो है। तो ये कहने के लिए तो थे कौन, क्रिश्चियन मिशनरी या फिर यात्री। लेकिन वो कार्य यही कर रहे थे कि देश के अंदर जाकर के देखा जाए कि किस तरीका की जो वहाँ पर पावर किस तरीका की सेंट्रलाइज है या फिर ऐसा है कि हम इजीली वहाँ पर कार्य कर लेंगे। और उन्होंने यहाँ पर आकर के यही महसूस किया कि यहाँ पर एक केंद्रीय सत्ता है तो सही, लेकिन कुछ कमियों के कारण जो है लोगों के अंदर उनके प्रति गुस्सा है और बगावत करने के लिए लोग तैयार हैं। इसीलिए जो है उन्होंने यहाँ पर बार बार आना जारी रखा और लगातार मुगल साम्राज्य यानी मुगल सम्राट जो थे उनसे एक सनद टाइप का लेने का प्रयास किया ताकि हम यहाँ पर अपना एक व्यापार कर सकें। और व्यापार एक, मैंने जैसा आपको बताया, वो व्यापार करने बिल्कुल भी नहीं आए थे। अगर आप पूरा इतिहास को राष्ट्रवादी अप्रोच से आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि सही है, जो कि सही है, उनके पास तर्क है। लेकिन ये जो साम्राज्यवादी, जो कि आप लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 4 तक हमने यही सारा कुछ कराया है, आप उसे देख सकते हैं। अब अगर आप जैसे जैसे मुगल साम्राज्य आगे बढ़ता है उसी में निरंतर जो है यूरोपीय देश के जो लोग हैं या यात्री कह सकते हैं आप, उनका आवर्जन लगातार प्रारंभ होता रहता है। प्राय विदेशी भारत अत्यधिक धन संपन्न स्थल के रूप में देखते थे। विदेशी ये देखते थे कि भारत जो है एक अच्छी संपत्ति है, इसके पास धन है, सोने की चिड़िया ऐसा कहा जाता था। और इससे व्यापार या शासन के माध्यम से अगर अथवा विजय के पश्चात लूट के माध्यम से धन अर्जित करना उनका एक उद्देश्य भी था। क्योंकि अगर अब उनके पास धन होगा तो अब देखो ये लिखी हुई लाइन है, अब मैं जो आपको पढ़ा चुका हूं आप उससे इसे कनेक्ट करेंगे कि आप इसे कौन से दृष्टिकोण से देखेंगे। क्या इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि सिर्फ वो लूट मार करने आए थे, या फिर इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि नहीं, वो लूट मार करने तो आए थे लेकिन पूरी तरीके से गुलाम बनाने भी आए थे, पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना है और गुलाम बना लेना है, इस उद्देश्य से भी आए थे। ठीक है, अब आप देखेंगे यूरोपीय जो थे वो भारतीय सभ्यता पर प्रहार करने वाले अंतिम और सबसे ध्रुवीय शक्ति बनकर आए थे। इनसे पूर्व किसी भी विदेशी समूह द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को इतना अधिक नियंत्रित नहीं किया गया था, यानी कि इतना नियंत्रित और प्रभावित पहले नहीं किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पहले भी यानी कि प्राचीन काल में शक, हूण और यूनानी आदि लोग आए थे, और जो लोग क्या थे मतलब इन्वेडर्स थे। उसी तरीका से मध्यकाल में तुर्क, अफगान, मंगोल और अरब यहाँ पर आए थे, लेकिन इस तरीका से नहीं आए थे कि वो, या आप कह सकते हैं कि उनके पास में इस तरीका की एक संगठित शक्ति नहीं थी कि वो भारत को एक रणनीति के तहत कैप्चर कर पाए। अब आप देखो दोनों तरीका से आप देख सकते हैं, या आप इसे ऐसा देखेंगे कि वो उस मानसिकता से आए नहीं थे, या ये था कि वो उस तरीका का जो उनका जो है एक माइंड सेट नहीं था, या उनके पास ऐसी शक्ति नहीं थी कि इस विशाल सभ्यता को वो गुलाम बना सके। वो आए, उन्होंने देखा और देखने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, ये भारत है और ये बहुत महान सभ्यता है, इसे गुलाम बनाना संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास उस तरह की एक योजना नहीं थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अंग्रेज इस मानसिकता से आए थे और प्राचीन और मध्यकाल में आने वाले जो लोग थे वो नहीं आए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारत का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जो कि बहुत ज़्यादा मोड़ तरोड़ करके झूठे तथ्यों पर आधारित भी है, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क है नहीं। अगर आप अपनी मेडिवल और एंसेंट हिस्ट्री को आप उठाकर देखेंगे तो उसके पीछे देखो शोध है नहीं। आप खुद सर्च करके देखना कि कितना शोध चल रहा है इसके ऊपर। सरकार आप आज़ादी के बाद में देखेंगे किस प्रकार की गवर्नमेंट भारत के अंदर रही। पहले तो आप लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट यहाँ पे रही, और लेफ्टिस्ट का जो मतलब है मैं आपको पॉलिटी में अच्छे से समझाऊंगा कि क्या आज इसका कोई मायने रह गए हैं। लेकिन लेफ्टिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि जो ब्राह्मणवाद है यानी कि स्वर्ण जाति का जो वर्चस्व है वो रहा इस देश पर, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, क्या उनके पास साक्ष्य है? क्या हम सामान्यकरण कर रहे हैं जैसे हम बोलते हैं जनरलाइजेशन?
क्या हम इस मानसिकता से ग्रसित हैं? मुझे लगता है। तो वो इस तरीका की लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आई और उन्होंने इस तरीका से पेश करना प्रारंभ कर दिया कि जैसे कि ब्राह्मणों ने इसका सबका शोषण किया है। ये नहीं देखा कि जो अंग्रेज रहे, जो प्राचीन काल में इन्वेडर्स आए, जो मध्य काल में आए, उन्होंने कितना शोषण किया। इसके ऊपर आप देखेंगे, पूरा आप एनसीईआरटी उठा करके देखें तो आपको महिमा मंडित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ज़्यादा उनको छुपाया गया है, बताया नहीं गया है। यही है लेफ्टिस्ट अप्रोच जो है आज के भी वर्ल्ड में आप देखेंगे। मैं आगे आपको समझाऊंगा कभी, क्योंकि विषयांतर हो जाएगा अगर मैं उधर की साइड जाने लगा तो मैं आपको रेफरेंस दे करके बताऊं। लेकिन आप इतना समझ लें कि ये समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, जो इतिहास आज पढ़ रहे हैं आप, उसमें इंडिया के लिए मैं आपको बोला वो लेफ्टिस्ट अप्रोच से लिखा गया इतिहास है। और जब भी राइटिस्ट, क्योंकि राइटिस्ट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस देश के अंदर रही नहीं है। आप देखेंगे 1999 से 2004 तक जो गवर्नमेंट रही, और जब भी राइटिस्ट गवर्नमेंट आती है उसकी सबसे बड़ी कमी ये होती है, अभी जो मॉडर्न टाइम की मैं आप बताऊं, और सिर्फ भारत की मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे वर्ल्ड के लिए आपको बोल रहा हूं, कहीं कहीं अगर आप अपवाद स्वरूप छोड़ देते हैं उन्हें लेफ्टिस्ट जो लोग हैं, क्योंकि संख्या में तो वो ज्यादा हैं क्योंकि सत्ताएं शुरू से उनके हाथों में रही हैं, ठीक है, तो वो जो लोग हैं उनसे उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए। कुछ भी करना है तो पहले उनको एक क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। कारण ये है कि जो राइट विंग के जो लोग हैं उनके माथे पर इस तरीका के जो कहते हैं ना कि कलंक के टीके लगे हुए हैं कि वो उसे धोने का कितना ही भी प्रयास करें लेकिन धो नहीं सकते। कारण ये है कि जो जिस समय से डीकोलोनाइजेशन का पीरियड रहा, और डीकोलोनाइजेशन जब से आया उसके बाद में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे तो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट का दौर रहा। और उस गवर्नमेंट के दौर के टाइम में आज भी आप देखेंगे कि जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर को लेकर के हों, चाहे वो किसी भी तरह के जो आर्ट वर्क बोलते हैं हम, जिसे साहित्य वर्क जो बोलते हैं उनके हो, वहां पर जो बैठे हुए हैं वो लेफ्टिस्ट माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं। और वो किस टाइप के लोग हैं ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, और बाकी तो मैं आने वाले टाइम में इसे सारा मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप इसे लेफ्टिस्ट अप्रोच से आप देखेंगे लिखा हुआ, क्योंकि उनके पास अपना तो कोई शोध है नहीं, कोई शोध नहीं है, ठीक है, और वो जो लिखना है वो तो लिख दिया उन्होंने, ठीक। अब आप इसे देखते चले और मैं आपको पढ़ाता हुआ चल रहा हूं और आप इसे सुने, ताकि ये मैं आपको बताता इसलिए हूं ताकि आप इसे समझ सकें, एक अप्रोच समझ सकें। बाकी लिखने के लिए तो जो आपके पास है ये है, क्योंकि जो परंपरागत है जो चल रहा है बस माना तो वही जाएगा ना, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, आप देखेंगे। इसके अतिरिक्त इस समय आक्रमणकारी भारत को साम्राज्य के रूप में अपनाने और उस पर अपनी स्वामी मानने हेतु तैयार नहीं थे। कौन? यही आक्रमणकारी। भारत केवल धन का एक स्रोत था जिससे लूटा जाना था, और इस लूट को अपने मातृ देश में शासकों के साथ साझा किया जाना था। अब ये चाहे तो तुर्क रहे हों, चाहे वो मंगोल रहे हों, अफगान रहे हों, हूण रहे हों, यही एक था कि आओ लूट मार करो। और क्योंकि आप उन्हें पूरी तरीक़ा से तो हरा नहीं सकते, कैप्चर तो नहीं कर सकते, इसलिए ये करके आप अपने मूल देश के लिए वापस लौट जाओ, ठीक है। यह शुरू में ये रहा, लेकिन बाद में जैसे कि मैंने आप यहाँ पे देखेंगे यूरोपीय आए और उन्होंने कहा कि क्यों हम वापस जाएं, लगातार ही क्यों ना एक सोर्स बना लें, है ना। हाँ, वो तो ये होगा कि मुर्गी को काट दो और एक बार अंडे ले लो, या फिर क्या है कि मुर्गी को पालो, रोज रोज वो जो अंडे देती है उसे लेते रहो। और सिर्फ अंडे देना ही नहीं है, अंडे को जबरदस्ती लेना है। यही है क्या? एम्परियलिज्म। यही है क्या? साम्राज्यवाद। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे 1453 में ओटोमन तुर्क द्वारा कुस्तुतुनिया का अधिग्रहण कर लिया गया था। अभी तक भारत में यूरोपीय बाजारों में वस्तुओं का निर्यात अरब मध्यवर्तियों द्वारा किया जाता था। भारत तक विस्तरित लाल सागर से होकर गुजरने वाले समुद्री व्यापारिक मार्ग और स्थल व्यापारिक मार्गों दोनों पर अरबों का आधिपत्य नियंत्रण था। इस नवीन स्थिति में यूरोपीय लोग भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग खोजने हेतु विवश हुए। आप इसे समझ गए कि आप देखो बराबर में आप एक मैप देख रहे होंगे, आप ये देखेंगे, मैं इसका भी इतिहास आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीका से जो ओटोमन साम्राज्य स्थापित होता है। ओटोमन साम्राज्य का ये मैप मैंने बराबर में लगा हुआ है, ये देखेंगे, और किस तरीका से जो ओटोमन साम्राज्य है उसका पतन होता है। और उस पतन के बाद में 1299 में, ठीक है, उस्मान के द्वारा उसको कैप्चर किया जाता है, और कॉन्स्टेंटिनोपल जिसे हम बोलते हैं, जिसे ये बोल रहे हैं, उसको अपनी राजधानी बना लिया जाता है। और तुर्क जो राज्य है, तुर्क जो है उसका एक साम्राज्य स्थापित किया जाता है। इसके विषय में मैं वैसे आपको अभी भी बताऊं तो इसमें विषयांतर होने का मुझे लगता है कि अगर मैं इसे बताने लगा तो आपको विषयांतर हो सकता है। ये है, मैं आपको बताता हूँ, ओटोमन एम्पायर का आपने नाम सुना होगा, ओटोमन एम्पायर। हाँ, ओटोमन एम्पायर जो है वो 1299 से 1922 तक की में रहा, और
1299 में, यानी कि 1299 से 1922 तक इसका काल पीरियड है, जिसे हम तुर्क साम्राज्य या फिर ओटोमन साम्राज्य कहते हैं। 1299 में उस्मान प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें अनातोलिया के कई स्वतंत्र राज्यों को एक नियम के तहत ला करके उनसे एक साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जिसे ही ये बोलते हैं ओटोमन साम्राज्य। ठीक है। और बाद में 14वीं शताब्दी के मध्य अपने राज्य का विस्तार करते हुए उन्होंने ही बेजेंटाइन, आपने नाम सुना होगा, बेजेंटाइन भी बोलते हैं उसे, साम्राज्य का क्षेत्र स्थापित किया गया। और तुर्क साम्राज्य 1299 से 1922 तक, जिसे आप भारत में खिलाफत मूवमेंट आपने देखा होगा, खिलाफत मूवमेंट इसी ओटोमन साम्राज्य के विघटन, जो कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें किया था। और इसे करने के बाद में अतातुर्क के द्वारा वहां पर आज का जो मॉडर्न तुर्की आप देखते हैं उसकी स्थापना की गई थी अतातुर्क के द्वारा। और उसको इस्लामिक लॉ से हटा करके जो क्रिश्चियनिटी, क्योंकि वहां पर भी क्या है, आज भी आप देखेंगे उसका जो पूरा स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे क्या है, आपको क्रिश्चियन भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको यहूदी भी हैं, वहाँ पर आपको मुस्लिम भी है। तो इस तरीका का आपको एक रिलीजन फैक्ट की एक हागिया सोफिया नाम का एक चर्च था। ठीक है, हागिया सोफिया, हाँ, उसको शायद 2020 या 21 में इन्होंने बदल करके फिर दोबारा से एक मस्जिद का रूप दे दिया है। ठीक है। और ये जो है लगातार उसी को पुश कर रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि जो ओटोमन साम्राज्य था, जिसका विघटन 1922 में अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, ये पूरा एम्पायर खत्म कर दिया गया था, क्योंकि 1299 में उस्मान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और 1922 तक ये जो है लगभग 600 वर्षों से अधिक समय तक ये वहाँ पर रहा। मैं इसे आपको अलग से एक लेक्चर ला करके पढ़ा दूंगा कि किस तरीक़ा से, क्योंकि ये दोनों आपको लिंक करके पढ़ाना पड़ेगा कि जो ओटोमन साम्राज्य है इसका विघटन किस प्रकार से होता है। लेकिन अभी आपको जो है इस लाइन को समझाने के लिए कि किस प्रकार से जो है ओटोमन साम्राज्य जो वहाँ पे स्थापित होता है, और उसी के कारण से जो लोग पहले स्थल मार्ग से आते थे, अब उन्हें समुद्री मार्ग खोजने के लिए, खासकर यूरोपीय लोग, ठीक है ना, यूरोपीय जो स्थल मार्ग से आते थे, अब आप मैप में देख रहे होंगे कि आप देखेंगे कि जहाँ पर ये की जल संधि है वहाँ पर आपको बेजेंटाइन साम्राज्य दिखेगा। ठीक है। और यहीं से उन्हें निकलना पड़ता था, लेकिन जब से ये उस्मान ने कब्जाया उसके बाद में यहाँ से उनका निकलना बंद हो गया। और इसी के साथ आप देखेंगे कि किस प्रकार से फिर समुद्री मार्गों की खोज होती है। ठीक है। तो ये आपको पूरा जो लाइन जो मैंने अभी आपको बोला है कि 1453 में ओटोमन तुर्क द्वारा कुस्तुतुनिया का अधिग्रहण कर लिया गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसी तरीका से उन्होंने फिर समुद्री मार्ग, यानी कि जो यूरोप के लोग थे उन्हें समुद्री मार्ग खोजना पड़ता है। आपको मैप बराबर में दिख जाएगा। ठीक है, उसे आप फॉलो कर लेंगे। अब आपका जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉपिक जो है वो चेंज होता हुआ चलेगा, और जो यूनिट का नाम है वो पूरा यही रहेगा, भारत में यूरोपियों का आगमन। ये यूनिट का नाम है, यूनिट नंबर 1 है। और टॉपिक जैसे कि मैंने बताया कि आपको अभी चेंज होते हुए चलेंगे लगातार। जैसे कि अभी मैंने जो पढ़ाया उसे आप क्या कह सकते हैं, सामान्य। उसे क्या बोल सकते हैं हम, सामान्य। इस तरीका से आप इसे लिख लें, सामान्य लिख सकते हैं, या फिर इंट्रोडक्शन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि परिचय। ठीक है, कुछ भी आप जो भी आप लिख सकें, परिचय। तो यही रखना है। ठीक है, आपको टॉपिक में, ये टॉपिक क्योंकि बदलते हुए चलेंगे, यूनिट का नाम सेम रहना है पूरी, जब तक वो यूनिट चलेगा उसका नाम यही रहेगा, भारत में यूरोपियों का आगमन। और जो टॉपिक है जैसे कि मैंने आपको बताया ये बदलते हुए चलते रहेंगे। पहला जो होगा हमेशा एक चैप्टर का जो पहला वाला होगा, तो उसमें आप हमेशा परिचय, इंट्रोडक्शन या सामान्य कुछ भी आप लिख करके शुरू करेंगे। अब जैसे कि ये तो हो गया, अब आ गए दूसरे पे, ये पहले पर था और वो मैं नंबर 1 2 3 से करके शुरू करेंगे। पहले लिखेंगे पुर्तगाली। पहले क्या लिखेंगे, पुर्तगाली, यानी कि पुर्तगीज। ठीक है, लिख लिया। अब इसे आप सुनेंगे। पुर्तगालियों ने भारत से गुजरने वाले व्यापारिक मार्ग पर एकाधिकार करने के अपने प्रयासों से व्यापारिक नियमों में परिवर्तन कर दिया था। ठीक है, यानी कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत से गुजरने वाले जितने भी व्यापारिक मार्ग थे उन्होंने नियम में परिवर्तन किया, और उन्होंने जो भी लोग वहां से निकलते थे उन पर एक टैक्स इंपोज करने का जो है प्रयास किया, और किया भी, बल्कि किया भी आप ये कहेंगे। ठीक है, जैसे कि भारत
अरब, अफ्रीकी और पूर्वी तट से चीनी, जापानी आदि शामिल थे। इन पर उन्होंने टैक्स लगाना या अपने नियम थोपने प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन ये प्रतिभागी आचरण संबंधित कुछ नियमों से बंधे हुए थे और किसी ने प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास नहीं किया था। यानी कि इन्होंने तो उन पर नियम जो है वो लगाने शुरू किए थे, कुछ परिवर्तन किए थे, लेकिन महासागर व्यापार प्रणाली में कई प्रतिभागी जैसे कि भारत, अरब, अफ्रीका और पूर्वी तटों पर चीनी, जापानी आदि ऐसे लोग थे जिन्होंने जो एक आचरण के नियम से बंधे हुए थे और इन्होंने जो है और कुछ करने का जो है नया प्रयास नहीं किया। एडम स्मिथ ने लिखा है कि भारत के लिए केप मार्ग की खोज और अमेरिका की खोज मानव जाति के इतिहास की दो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। तो एडम स्मिथ नाम आपने सुना होगा, इन्हें अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स का पितामह भी कहते हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि यूरोप के अंदर जो भी लोग हुए हैं वो आपको इस तरीक़ा से दिखाएगा जैसे वो मल्टी टैलेंटेड हों, है ना। कि अरस्तु का नाम आपने सुना होगा, उसका नाम कहीं भी आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी, ठीक है। अरस्तु ने ये कहा। और इसी तरीक़ा से आप एडम स्मिथ को भी देखेंगे कि इनका जहाँ मन आता है वहाँ पर इन्हें डाल देते हैं कि ये मल्टी टैलेंटेड थे, यानी कि मल्टी जो है विषयों के इन्हें जानकारी थी किस इस प्रकार। तो वो कहते हैं कि भारत के लिए और अमेरिका की जो खोज है और भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज है, ये जो है 1498 में, जैसा कि आपको पता हुआ, तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अरब नाविक अब्दुल मजीद के नेतृत्व में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और कालीकट के शासक जमोरिन, जो आप जानते होंगे जमोरिन, इसका नाम आपने सुना होगा, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो जमोरिन ने उसका खुले दिल से स्वागत किया और इस स्वागत से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। लगातार वो बाद में भी आता रहा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको पैर जमाने के लिए पहले चाहिए, फिर जब आपका पैर जम जाएगा तो वो फिर आप लोगों को अंदर की ओर पुश करेंगे। कभी आप बस में चढ़े होंगे तो बस में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो आप कहते हो यार मुझे बस पैर टेकने के लिए जगह दे दीजिए। जैसे ही आप उन्हें पैर टेकने के लिए जगह देते हैं वो आपको धकेल करके अंदर कर देंगे, समझ गए। यही कारण है। और कल भी मैंने यही एग्जाम्पल दिया था कि जो भी कनिष्ठ है वो अपने वरिष्ठ की जो भी अत्याचार है, ठीक है, उन्हें सहते हुए कहता है कि मैं जब भी वरिष्ठ बन जाऊंगा, यानी कि मैं बॉस बन जाऊंगा, तब मैं ये अत्याचार नहीं करूंगा। लेकिन जिस दिन वो बॉस बन जाएगा वो बॉस से भी ज़्यादा अत्याचार करना प्रारंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि यही मानव की क्या है, एक फितरत है। ये क्या है, उसका ऐसी सोच है और ये इनबॉर्न है हर मानव के अंदर। जैसे कहते हैं ना, मानव जन्म जात ही क्या है, इनबॉर्न ही हिंसक है, सेम वही है, ये उसके अंदर है, इसे आप बदल नहीं सकते, समझ गए। हाँ, तो इसी तरीका से आप देखेंगे कि ये वहां पे आता है। और ये रेकी, मैं इसे इसीलिए कहता हूं कि लोग धीरे धीरे आते हैं, रेकी करते हैं कि यार इस देश के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, सामाजिक फैब्रिक इसका किस प्रकार से है। अगर देखो जितना ज़्यादा मल्टीकल्चरल होगा वो इतने ही ज़्यादा ब्रेकेबल भी होगा, ये ध्यान रखना। अगर ज़्यादा मल्टीकल्चरल है, भारत के साथ समस्या यही है कि भारत एक मल्टीकल्चरल कंट्री है और इसीलिए अंग्रेजों ने प्रिडिक्ट भी किया था कि भारत एक क्या है, आग के ढेर पर बैठा है। और क्या है, ये एक तरीका से इसके पास क्या है, बारूद है और आग के गोला पर बैठा, बस चिंगारी दिखाने की आवश्यकता है। और ये आज के समय में, मैं 21वीं शताब्दी में या 2023 की मैं बात करूं तो आज भी भारत एक आग के ही ढेर पर बैठा हुआ है, बस चिंगारी दिखाने की आवश्यकता है। और ये जो विभिन्न देशों की जो भी खुफिया एजेंसी होती हैं वो उसका खूब फायदा उठाती हैं। और आने अभी तो क्योंकि आप देखते हैं कि मीडिया का समय है तो लोग जो है बहुत जागरूक भी हैं और वो अवेयर भी हैं इस चीज़ से। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो इतने दंगे होते थे भारत के अंदर कि आए दिन किसी न किसी शहर में कर्फ्यू, आए दिन किसी शहर में जो है पत्थरबाजी, गोलाबारी, इस तरीक़ा के होते रहते थे। लेकिन अभी जो है हमारी खुफिया एजेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको जो कर्व करते हैं। दूसरा जो देश है वो इसे करने में जो है काफ़ी रुचि रखता है, जो कि आपके एनिमी कंट्री होते हैं वे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भारत में आता है, जमहूरियत इसका बहुत स्वागत करता है। ये रेकी करने वाले लोग थे, अगर मैं सही भाषा इनके लिए इस्तेमाल करूं, ठीक है। और ये आता है, जमहूरियत इसका बहुत ज़्यादा जो है स्वागत करता है। जब ये वापस जाता है तो इसको जो आने में जितना खर्चा हुआ था उससे भी इसे 50-60 गुना जो है ज़्यादा ही लेकर के यहाँ से जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया एक सिस्टम है, आओ और यहाँ से जो है ये सब उगाओ और निकल जाओ। वास्को डी गामा ने कैनानार, जिसे हम आज कन्नूर के नाम से जानते हैं, कैनानार में एक व्यापारिक कारखाना स्थापित किया और कैनानार, कोचीन और कॉलिकट पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। अब आप समझ रहे हैं, ये आया, उससे अनुमति ली, वहां पर एक व्यापारिक केंद्र, तो अगर वो व्यापारिक केंद्र स्थापित कर रहा है, धीरे धीरे आप देखेंगे इनकी जो पॉलिटिकल विल है वो भी जो, और एक तो पॉलिटिकल और दूसरा है कन्वर्जन, ये भी ध्यान रखें
कि ये कन्वर्जन करने भी आए थे कि इनका ये है कि आप देश को कन्वर्ट करें। अगर आप देश को कन्वर्ट कर देंगे तो फिर वो क्या है कि मानसिक है ना, मानो कन्वर्ट हो ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं मानूं पूरी दुनिया क्रिश्चियन हो जाए तो क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया इस्लाम हो जाए तो क्या हो जाएगा। एक लॉजिक है ये। इसकी जो ब्यूटी है ना, पूरी दुनिया की जो ब्यूटी है वो है मल्टीकल्चरल। जो कि पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर आप सेम ही रोज एक तरीका की रोटी आप खा नहीं सकते, रोज एक तरीका की जो गाने आप सुन नहीं सकते। आप क्या है कि आप भी तो बदल बदल कर सब सुनते हैं ना समाज में। इसीलिए हर तरीका का जो कल्चर है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। हर तरीका की जो मानवता है, हर तरीका की रेस, वो सब यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। इस तरीका की जो मानसिकता है उसे लेकर के हर इंसान को जो है चलना चाहिए। और मैं ही तोप हूँ, इस तरीका की मानसिकता को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि मैं तोप हूँ और बाकी सब तमंचा हैं, इनके बस की कुछ नहीं है। इस तरीका की मानसिकता से हमें ग्रस्त नहीं रहना है, बल्कि हमें कोएग्जिस्टेंस की जो है सर्वधर्म संभाव की जो मानसिकता है उसे लेकर के चलना है। ठीक है, तो यहां पे आप देखें कि उसने एक कंपनी स्थापित कर लिया है। अरब मध्यवर्तियों को हटाकर भारत के साथ प्रत्यक्ष व्यापार द्वारा प्राप्त लाभ से यूरोपीय व्यापारिक अधिक लाभान्वित हुए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपीय जो थे उन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया था अपने अंदर। ठीक है, वो एक योजना के तहत आए थे, समझ गए। वो एक योजना थी, उनकी लॉन्ग टर्म योजना थी। जो यूरोप जो अरब जो थे, अरबी जो थे, जो मैं अभी आपको बताया है, वो जो बाहर के इन्वेडर्स आते थे वो आते थे लूट मार के लिए कि जितना है लूटो और अपने देश निकल जाओ, बस। ये उनका यहां पर एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं था। अब आप जो भी आपको जो ये लेफ्टिस्ट हैं, साम्यवादी इतिहासकार है, वो क्या बताएंगे, नहीं नहीं वो यहाँ आए, वो तो यहाँ पर बस गए, उनका यहाँ कोई ये उद्देश्य नहीं था। नहीं नहीं भाई, उद्देश्य सबका सेम ही था कि भारत को लूटो, भारत की जो संस्कृति है उसे डिस्ट्रॉय करो, और जो पैसा है उसे अपने यहाँ लेकर के चले जाओ, कन्वर्जन करो। सबका सब एक ही उद्देश्य है। आज आप देखते नहीं है यार, इतिहास जो है, खासकर जो भारत का इतिहास है, वो एक तरीका से बहुत ही डिस्टॉर्टेड इतिहास है। उसके पीछे साक्ष्य नहीं है, कोई रिसर्च वर्क ही नहीं है। आप रिसर्च तो करो। देखो भारत के अंदर एक बहुत बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर जो ह्यूमैनिटी के विषय हैं उन पर शोध संस्थान ज्यादा है नहीं। अब शोध संस्थान ज्यादा नहीं है, उसका कारण है आप देखेंगे कि जो ड्रॉप आउट रेट है, आदमी बीए एमए के बाद आगे पीएचडी करना ही नहीं चाहता। कारण क्या है, इंसेंटिव नहीं है। पीएचडी करने में इंसेंटिव भी नहीं है, और साथ ही साथ में जो क्वालिटी है ना वो भी नहीं है। अगर पीएचडी करने के बाद कुछ इंसेंटिव्स हों, ठीक है, तो ही तो व्यक्ति करे। अगर वो पीएचडी करते हुए 30 साल 35 साल 40 साल का हो जाएगा तो फिर क्या कर लेगा। तो इस तरीका से जो नीतियां हैं उनकी वजह से भारत में जो मानविकीय विषय हैं उन पर कोई बहुत ज्यादा शोध है नहीं। और जिसका जो मन आता है, यदि कोई उपन्यासकार है वो भी इतिहासकार है, जो कहानीकार है वो भी एक इतिहासकार है। देखो ये सारे जो मैंने जैसे बताया साहित्य की जो विधा है, इतिहास है, नाटक है, ये जो नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, ठीक है, और इस तरीका की जो भी विधा है उनका एक ही है कि उनके पीछे जो है वो कोई एक वैलिड जो प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है, वो भावनात्मक है। लेकिन इतिहास के पीछे जैसा कि मैंने आप बता चुका हूं, तर्क और तथ्य होने आवश्यक है। अगर नहीं है तो वो फिर इन्हीं श्रेणी में आ जाएगा। और भारत का इतिहास इसी श्रेणी में मैं इसीलिए बोलता हूं कि वो उसी श्रेणी का है। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर आकर के अपनी कंपनी स्थापित की, और जो ये एक नई स्कीम लेकर के आए थे, क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म विजन था भारत को कन्वर्ट करना है। इसीलिए ईसाई मिशनरी लगातार कार्य कर रहे थे, इसीलिए ये भी लगातार कार्य कर रहे थे, उनको इंसेंटिव्स थे। और जहाँ जहाँ पर भी भारत में एजुकेशन कम थी, वहाँ खासकर ट्राइबल एरियाज में वहाँ पर ये गए। और आज आप देखेंगे नागालैंड के क्या हालात है, आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देखेंगे जहाँ पर भी कम शिक्षा है, वहाँ आपको आज भी भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। उसका कारण ही ये है। अब आप कहोगे कि सर केरला के अंदर है वो तो एजुकेटेड है, कि भाई वो एजुकेटेड है क्योंकि आप जानते होंगे कि चाहे तो वो जो इन्वेडर्स हैं वो सबसे पहले कहाँ आए, केरल के अंदर आए। चाहे सबसे बड़े जो सबसे पहले भारत के अंदर मस्जिद कहाँ बनी, वो केरल के अंदर ही तो बनी। चर्च कहाँ बने, केरल के अंदर ही तो बने। इस तरीका से आप देखेंगे केरल जो है एक प्रवेश द्वार की तरह यूज करा गया है, केरल को एक प्रवेश द्वार की तरह यूज किया गया है भारत के अंदर। तो इसीलिए केरल का जो फैक्टर है वो थोड़ा अलग हो जाता है अगर मैं और कहीं से लगाता हूं तो ये। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे कि जो प्रारंभ में ही पुर्तगालियों ने अपने व्यापार को सैन्य बल के दमन पर संचालित किया था, जैसा कि आप जानते हैं, और उन्होंने व्यापारिक जहाजों को अपने सुदृढ़ और सशस्त्र से नौसेना जहाजों पर सहायता से प्रदान की, जो समुद्र पर उनका प्रभुत्व स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुआ। यानी कि उन्होंने
जो अपनी मिलिट्री है यानी कि नौसेना है उसको जो है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, ताकि वो समुद्री मार्गों पर अपना जो प्रभुत्व वो स्थापित कर सके, क्योंकि वो भी जानते थे, उन्होंने भी पढ़ा था ना कि किस तरीका से जो कुस्तुतुनिया है उसका मार्ग बंद किया गया। अगर लैंड मार्ग है, हवाई मार्ग तो था नहीं, तो अगर हम आपका जो पूरा जल मार्ग को इस तरीका से अवरुद्ध करते हैं, उस पर अपना एक प्रभुत्व जमा लेते हैं, तो क्या हम वो नहीं कर सकते जो कुस्तुतुनिया में अर्तुर्क ओटोमन ने किया? समझ रहे हैं ना आप? हाँ, तो वही एक इनकी भी सोच थी, इसीलिए उन्होंने वहां पर यानी कि जल मार्ग पर अपना स्थापित जमाने का जो प्रयास है वो भी किया। 1505 के अंदर आप देखेंगे कि फ्रांसीसी डी अल्मोडा को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुर्तगाल के शासक द्वारा भारत में गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। अब आप देख रहे हैं ना, शासक, यहाँ पे गवर्नमेंट शामिल है या नहीं है? शामिल है। यही मैं कहता हूं कि जब ये डिस्प्यूट ये होता है, क्या वास्तव में भारत के अंदर जो भी साम्राज्यवादी शक्तियां आई, क्या वो सिंगल थी, सिर्फ प्राइवेट संस्था थी और बस आ गई, यही मल चले लोग थे आ गए और उन्होंने यहाँ देखा कि भाई ये लड़ रहे हैं और हम यहाँ पे स्थापित हो जाए? क्या ये वाली जो थ्योरी है सही है? नहीं है, ये थ्योरी सही नहीं है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है, अर्ध सत्य है। हाँ, लोग यहाँ लड़ रहे थे, लेकिन लड़ाने वाले भी ये लोग थे जो कि आग में घी का कार्य जो है वो कर रहे थे और इन्हें अपना जो है स्थापित करना था। तो अब देखेंगे आप, शासक जो है डी अल्मोडा को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए क्या कर रहा है? नियुक्त कर रहा है। समझ रहे हैं ना आप? नियुक्त कर रहा है, यानी कि जो नियुक्त कर रहा है उसे हटाने की भी पावर है। ठीक है, तो नियुक्त किया। अल्मेडा जो था, अल्मेडा भारत में पुर्तगाली हितों की सुरक्षा और सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त सैन्य बल प्रदान किया गया था उसे, और वो भारत आया था। अल्मेडा जो था को हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित करने हेतु आदेशित किया गया था। आप समझ रहे हैं ना आप? महासागर में, हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ही उसको क्या किया गया था? आदेशित किया गया था। और उनके द्वारा अपनाई गई नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? यानी कि हम क्या करेंगे, जो जल मार्ग है उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे, और ये जो पॉलिसी है ब्लू वाटर पॉलिसी वो लेकर के आए और उसी के तहत उन्होंने अपने आप को यहाँ स्थापित, यानी कि जल मार्ग पर, यानी कि जल के जो भी आवागमन है वहां पर स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, अब देखेंगे आप, अल्मेडा के पश्चात अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, यानी कि ये भी गवर्नर है। अल्मेडा के पश्चात अल्फोंसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, और इससे पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, वास्तव में इसे जो है पुर्तगाली जो शक्ति है उसका वास्तविक संस्थापक अगर आप कह सकते हो तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को ही आप कह सकते हो। ठीक है, और अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को सफलतापूर्वक अधिग्रहण कर लिया था और गोवा में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। अब आप समझ रहे हैं, 1510 में ही उन्होंने गोवा से सती प्रथा को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था और गोवा पर सफलतापूर्वक अधिग्रहण कर लिया था, और पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। अब आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर आप भारतीय स्त्रियों से विवाह करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि आपके जो वैवाहिक संबंध बनेंगे, ये कहाँ से लिया उन्होंने? ये मुगलों से लिया उन्होंने। अगर मुगल यहाँ आए तो अपनी स्त्री तो लेकर के नहीं आए थे, और भारतीय राजा भी थे। आपने देखा होगा, अगर आप भारतीय प्राचीन इतिहास पढ़ोगे तो अधिकतर राज्यों का जो विस्तार है वैवाहिक संबंधों से हुआ है। अगर किसी को लड़कर के अगर अपने राज्य का विस्तार नहीं हुआ तो उसने क्या किया? उसकी लड़की से शादी कर लिया, और लड़की से शादी करने के बाद में अधिकतर राजाओं के पुत्र तो थे नहीं, तो उसने इस तरह से, यानी कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी अपने साम्राज्य को या तो सुदृढ़ करना और विस्तार करने की जो पॉलिसी है वो प्राचीन भारत से रही है। इसीलिए इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम भारत के अंदर अपनी जो वैवाहिक संबंध है उनका विस्तार करें, और इससे 2 कार्य सत्य हैं। एक तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा क्या है? कन्वर्जन। समझ गए आप? दूसरा क्या है? कन्वर्जन। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लीनिएज है वो फादर से आती है। भारत के अंदर जो लीनिएज है वो किससे आती है? फादर से आती है, यानी कि पिता से आती है। और इसको वो ध्यान रखते थे कि अगर कोई भी जॉर्ज अगर शादी करेगा तो उसका जो बच्चा है जो एक भारतीय महिला से पैदा होगा वो भी जॉर्ज लगाएगा, और इससे क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, इससे ये भी एक नई टैक्टिक्स आज भी चल रही है ये भारत के अंदर, ये भी एक नई टैक्टिक्स है, और ये उस टाइम में शुरू की गई थी। आप समझ रहे हैं इस बात को? पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू और काजू जैसी फसलों को जो है उगाने की शुरुआत की थी। ये याद रखना, ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर के प्रीलिम्स में आपको काम आने वाले हैं फ्रेंड्स, तो इन्हें आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। ठीक है,
नीनो द कूल्हा, नीनो द कून्हा, आप समझेंगे, नीनो द कून्हा, जो कि 1529 में गवर्नर के रूप में भारत में नियुक्त किया गया था। इसके द्वारा वर्ष 1529 में पुर्तगाल सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया गया था। और ये फैक्ट आपको पेपर में रखे हुए मिलेंगे, इसलिए इन्हें याद रखना किसके द्वारा और कौन सी सन में और कहां से कहां स्थापित किया गया था। ठीक है, कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया गया था। पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय होने के साथ साथ वर्ष 1961 में भारत छोड़ने वाले अंतिम यूरोपीय भी थे। ये भी जो आपको फैक्ट है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से इसी तरीका के जो प्रश्न है वो बनते हैं। अगर मेंस का प्रश्न बनता है तो मैं आपको जरूर करा दूंगा, आया है तो भी, और मुझे लगता है कि नहीं बन सकता है तो भी। ठीक है, अगर नहीं तो कोई मतलब ये नहीं है कि मार पीट करके प्रश्न बनाना ही है, वो मतलब नहीं बनता उस चीज़ का। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ से मेंस के ज़्यादा प्रश्न आते हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा कार्य करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है जल्दी से हो जाएगा। पुर्तगाल भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय होने के साथ साथ सबसे बाद में जाने वाले, यानी कि कब गए थे, 1961 में। आप जानते होंगे, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, और बताना कौन सा मूवमेंट चलाया था इन्हें भगाने के लिए। ठीक है, हाँ तो अंतिम यूरोपीय भी थे। भारत सरकार द्वारा 1961 में गोवा तथा दमन और दीव को पुर्तगालियों के नियंत्रण से पुनः प्राप्त कर लिया गया था। पुर्तगाली मुसलमानों के प्रति असहिष्णु थे। अब आप कहोगे कि सर ये क्या बोल दिया आपने। हाँ, अब इसे आप किस तरीका से इंटरप्रेट करेंगे ये आप देख लेना। वो असहिष्णु क्यों थे? क्या दोनों की जो मेंटेलिटी है सेम है? पहली चीज, क्योंकि उन्होंने देखा था, क्योंकि जब वो यहां आए थे तो उनका ही सामना सबसे पहले किससे हुआ था? मुगलों से हुआ था। तो उन्होंने देखा था कि उनकी किस तरीका की जो मेंटेलिटी है वो किस तरीका के एक सोशल फैब्रिक से आते हैं, और उन्हें पता था कि अगर खतरा है तो सिर्फ इस मानसिकता से है। समझ गए? ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया नहीं है, यह बात ध्यान रखना। और वसुदेव कुटुम्बकम भी नहीं है। यहां है क्योंकि जैसा मैं आपको बताने भी वाला हूं कि एक पिता की 3 संतान है। एक कौन है? क्रिश्चियन है, दूसरे हैं इस्लाम, और तीसरे हैं यहूदी। इसीलिए इनको सेमेटिक रिलीजन भी बोलते हैं। सेमेटिक रिलीजन इसीलिए इन्हें, और या फिर अब्राहमिक रिलीजन भी इन्हें बोलते हैं। तो इनकी आपस में ही एक अलग तरीका की केमिस्ट्री है, वो ये अच्छे से आपस में समझते हैं। क्योंकि जो बाइबल है, ये कुरान शरीफ है, और उनका जो है जुडाइज्म, ठीक है, उसका नाम बताना। यहूदी जो है वो जो सिनेगॉग में क्या पढ़ते हैं। ठीक है, पुर्तगाली मुसलमानों के प्रति असहिष्णु थे क्योंकि वे अफ्रीकी और अरबों के मूरों से प्रत्यक्ष रूप से संघर्षरत थे। समझ गए आप? उन्होंने गोवा के अधिग्रहण के साथ ही हिंदुओं के प्रति भी असहिष्णु प्रवृत्ति का विस्तार किया। और ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्योंकि उनका ये मौलिक देश है। अगर वो विद्रोह करेंगे तो ये उनके लिए दूसरी सबसे बड़ी क्या है? एक चुनौती है। ये दूसरी चुनौती है उनके लिए। समझ गए आप? अब आप देखेंगे, मैं यहाँ पे कुछ आपको और बताना वाला हूँ कि एक कार्टेज सिस्टम ये लेकर के आए थे पुर्तगाली। कार्टेज सिस्टम, ठीक है, क्या लेकर के आए थे ये? कार्टेज सिस्टम ये लेकर के आए थे। और कार्टेज सिस्टम 16वीं शताब्दी यानी कि 1502-1705 के द्वारा हिंदू महासागर में पुर्तगाल साम्राज्य द्वारा जारी एक समुद्री व्यापार लाइसेंस या परमिट को कहा जाता था। ये जो कार्टेज सिस्टम था ये एक परमिट था, और ये 1502 से 1750 के दौरान हिंद महासागर के अंदर पुर्तगालियों के साम्राज्य द्वारा जारी एक समुद्री व्यापार लाइसेंस होता था। या फिर कहते कि उसी के द्वारा उनको टैक्स देना पड़ता था। जो वो लाइसेंस लेते थे वही गुजरते थे, जो मैंने आपको पीछे बताया है। समुद्री मार्गों पर उन्होंने जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करने का जो प्रयास है वो किया था। और इसी जो ये एक पत्र था इसको ही वो क्या कहते थे? कार्टस कहते थे। ठीक है, कार्टस लाइसेंसिंग प्रणाली को वर्ष 1502 में प्रारंभ किया गया था, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर के विस्तृत क्षेत्र में स्थानीय व्यापार का लाभ प्राप्त करते हुए पुर्तगाल के व्यापारिक एकाधिकार को नियंत्रित और स्थापित करना था। पुर्तगालियों द्वारा कार्टेज को कम लागत पर जारी किया जाता था, जो उस समय समुद्र में विद्यमान अनेकों समुद्री लुटेरे और शत्रु राज्यों के विरुद्ध व्यापारी जहाजों को सुरक्षा प्रदान करता था। ऐसा ये मानते थे कि हम इतने स्ट्रांग हैं कि आपको शत्रुओं से क्या करेंगे? सुरक्षा प्रदान हम करेंगे। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि व्यापारी
या व्यापारी पुर्तगाली व्यापारी केंद्रों पर केंद्र का भुगतान करें और इन जहाज़ों को गोवा, मलक्का और हॉर्मुज ये सारे मैं आपको पढ़ा दूंगा इनका, कि एक जो है जल संधि जो है मलक्का और हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जिसे हम बोलते हैं, हॉर्मुज में कारखानों के लिए निर्देशित करना, मसाला व्यापार और अन्य उत्पादों पर इसके एकाधिकार को स्थापित करना इसका जो है मूल उद्देश्य था। समझ गए आप। और आप यहां पे देखेंगे ठीक है, ये आप समझ गए। ये छोटे छोटे नोट्स हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि पुर्तगालियों का जो उद्भव है और उसका पतन किस प्रकार से होता है। ठीक है, पुर्तगाली जो थे उद्भव और पतन, ठीक है, यानी कि राइज एंड फॉल ऑफ पुर्तगीज। तो पुर्तगालियों का उत्थान और पतन किस प्रकार से। पुर्तगाली व्यापार और वाणिज्य हेतु भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे, जो मैंने आपको बताया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी के लिए भारत जाने के लिए एक समुद्री मार्ग खोजना एक जुनून बन गया था, ये भी आपको पता है। 1497 में टार्डिलस की संधि के तहत निर्धारित सीमा के पूर्वी भागों में पुर्तगाली यानी कि केप ऑफ गुड होप के 1300 मील पश्चिम में, जो कि गैर ईसाई विश्व को विभाजित करता है, सीमा क्षेत्र पर दावा कब्जा कर सकता है, जबकि स्पेन पश्चिम भाग के सभी क्षेत्रों पर दावा कर सकता था। आप समझ गए, यानी कि टार्लिस की संधि होती है और टार्लिस की संधि में इस प्रकार का एक जो है समझौता होता है कि जो ये जो पूर्वी भाग है यानी कि पूर्वी भाग जो कि केप ऑफ गुड होप से के 1300 मील पश्चिम में, ठीक है, जो गैर ईसाई विश्व है उस पर जो है जो पुर्तगाली हैं वो अपना स्थापित कर सकते हैं, और बाकी जो क्षेत्र है उस पर जो स्पेन है वो अपना जो है जो राज्य है वो स्थापित कर सकता है एक तरीका से। इसको ये आप बोल सकते हैं कि जो संधि थी इसी के द्वारा वो बांटे गए थे और इसका नाम है टार्डिलिस की संधि। ठीक है, 1498 में जैसा कि आप जानते हैं वास्को डी गामा भारत के कॉलिकट पर पहुंच गया था, और 1500 में ब्राजील के खोजकर्ता पेड्रो अल्वारेज, आप जानते हैं इनका नाम, ब्राजील की खोजकर्ता कौन थे, पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल। ठीक है, पेड्रोज अल्वारेज कैम्ब्रल जो कि एक पुर्तगाली नौसैनिक कमांडर थे, ने भारत यात्रा की और साथ ही उसने कोचीन और कैनोर के राजाओं से भी समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया और प्राप्त भी कर लिया। ठीक है, 1505 में पुर्तगाल के शासक ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में पुर्तगालियों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था, और ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मेडा की एक महत्वपूर्ण नीति थी जिसके द्वारा वह पुर्तगाल को हिंद महासागर की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। 1509 के अंदर आप देखेंगे कि अल्मेडा बॉम्बे के समुद्री जहाज से यात्रा करने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर बन गया था, यानी कि 1509 में अल्मेडा बॉम्बे में समुद्री जहाज से यात्रा करने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर बन गया था, और उसने गुजरात, मिस्र और जमोरिन के संयुक्त बेड़े को भी पराजित कर दिया था। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गवर्नर के रूप में अल्मेडा को स्थापित किया था, उसने उसको विस्थापित किया था, और उसने पुर्तगाल के लिए एक हिंद महासागर के सामरिक नियंत्रण के सुदृढ़ करने के लिए बीजापुर से गोवा को अधिग्रहित कर लिया था। 1530 में आप देखेंगे कि नैनो द कून्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था, जो मैंने आपको भी बताया है पीछे। 1535 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा द्वीप पर अधिकार कर लिया गया था, और 1559 ईस्वी में पुर्तगाली हुगली नदी के तट पर बस गए और वहां एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी। 1596 ईस्वी में आप देखेंगे पुर्तगालियों को डचों से पराजित होकर दक्षिण पूर्व एशिया में अपना अधिकार क्षेत्र छोड़ना पड़ा था। ये डेट आपको याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में पुर्तगालियों को हराया और अपना कारखाना स्थापित कर लिया था। 1632 ईस्वी में मुगल शासकों द्वारा हुगली की घेराबंदी की गई थी। 1739 ईस्वी में मराठों ने पुर्तगालियों से सॉसेल्ट यानी कि सासेल्ट और बेसिन को छीन लिया था,
और 1661 ईस्वी में 1641 याद रखेंगे इसे, 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का जो किला था, मलक्का का जो फोर्ट था, उसको वापस ले लिया था। और 1663 ईस्वी में डचों द्वारा मालाबार के सभी किलों पर कब्जा करने के पश्चात पुर्तगालियों को पूर्णतः पराजित कर दिया गया था। तो ये एक टाइमलाइन जो मैंने आपको बताई है, ये आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। और बनाने का तरीका या तो आप देखो इस तरीका से बनाने का प्रयास कर लेना, इस तरीका से आप लिखते जाना, इसके सामने यहाँ पर सन लिख देना, ठीक है, और यहाँ पर उस इवेंट को आप लिख देना। इस तरीका से अपने नोट्स को तैयार कर लेना है आपको, ठीक है। टाइमलाइन आपको मैंने बताई है किस तरीका से वो उनका उत्थान हुआ और फिर किस तरीका से उनका जो है धीरे धीरे से आप देखेंगे कि पतन की ओर चले जाते हैं। और अब हम देखेंगे कि उनके पतन के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे। तो डालेंगे ये टॉपिक, उनके पतन या इनके पतन, उत्तरदायी कारण, ठीक है। ऐसे कौन से कारण रहे जिनके कारण इनका जो है जो साम्राज्य है, ये क्योंकि भारत आए, ये क्यों नहीं विस्तार कर पाया या फिर क्यों डिग्रेड होता हुआ चला गया। जो कि आप जानते होंगे, अगर आप जानते हैं कार्य कारण सिद्धांत के विषय में, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो हर किसी घटना के पीछे उसका एक कारण होता है। और अगर इनका डिग्रेडेशन हुआ, जैसा कि मैंने मुगलों में भी आपको बताया है, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि इनका भी जो पतन है उसके कुछ कारण रहे होंगे। तो इनके कारण क्या रहे हैं, आप देखेंगे कि भारत में पुर्तगालियों के पतन के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। पहला है, इतिहासकारों द्वारा विवरण दिया गया है कि उनकी जो बलात् धर्मांतरण संबंधी गतिविधियां थी, समझ रहे ना, यानी कि बल के द्वारा धर्मांतरण संबंधी जो गतिविधियां थी, और लोगों के साथ जो मुगल सम्राट में भी रोष उत्पन्न था, यानी कि जो जनता में भी रोष था, मुगल जो थे उनके भी अंदर एक तरीका से इनके प्रति एक घृणा की जो दृष्टि है वो उत्पन्न हो गई थी। और बल के द्वारा इन्होंने जो धर्मांतरण को इन्होंने सोचा जल्दी कर लो, कर डालो, क्योंकि और तो आसपास था ही नहीं कोई, तो इन्हें लगा कि नहीं आप कर सकते हो, है ना। वो कहते हैं ना, वो जो मोटिवेशन जो मोटिवेट करते हैं, यू कैन डू दिस, है ना, इस तरीका से। तो इन्हें भी लगा कि हम भी कर सकते हैं। ब्रिटिश शक्ति के विस्तार के साथ साथ पुर्तगाली शक्ति में गिरावट आई। आपको पता है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार हो रहा है और जो पुर्तगाली शक्ति है उसमें गिरावट आई। और 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व करने वाले कैप्टन विलियम हॉकिंस, उनका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस, अपनी कंपनी के लिए अत्यधिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल रहे थे। भारत को लूटने के बाद लैटिन अमेरिकी क्षेत्र की अधिक और औपनिवेशिक संभावनाओं ने पुर्तगालियों को भारत से दूर कर दिया, समझ गए। भारत को लूटने के बाद जो अमेरिकी क्षेत्र की आर्थिक और औपनिवेशिक संभावनाओं ने पुर्तगालियों को जो है इसके भारत से और भी ज़्यादा दूर कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने अपना ध्यान पश्चिमी गोलार्ध की ओर केंद्रित कर लिया है। उन्हें लगा कि अब पूर्व में नहीं, अब हम चलते हैं पश्चिम की ओर और अब अमेरिका में जाकर के अपना विस्तार करेंगे। और उन्होंने भारत में गोवा, दमन और दीव पर अपना एकाधिकार को 1961 तक रखा। जैसा कि आपको पता है भारत सरकार ने 1961 में एक मोमेंट लॉन्च किया था, यानी कि एक कार्रवाई की, और उसके द्वारा सैनिक कार्रवाई आप उसे बोलते हैं, सैनिक कार्रवाई के द्वारा इनको यहाँ से जो खदेड़ा गया और भारत में पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र पर अन्य यूरोपीय शक्तियों ने कब्जा कर लिया। तो इस तरीका से इनका जो है ये तो मैंने अभी कराया है आपको, मैंने जैसा आपको बताया है कि जो मैं अभी आपको कराता हुआ जा रहा हूँ, आप इसे एकदम कम्पैक्ट नोट्स नहीं बनाएंगे। अगर आप मेरी तरीका से चल रहे हैं तो आपको लूज नोट्स बनाने हैं, A4 साइज का पेपर लेकर कर। ये जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे ये मैं टॉपिक में यहाँ पर डालता जा रहा हूँ ना, ये अगर मुझे आगे कहीं लगेगा तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ नोट्स कराऊंगा। कब कराऊंगा, जैसे कि आपको पता है जब ये सिलेबस हमारा हो जाएगा। और जो मैंने आपको बताया है, बुक तो हमें लिमिटेड है, रिसोर्स तो हमारे लिमिटेड है, बुक तो हमें कोई नहीं पढ़नी, लेकिन उसके बाद भी मैं एक लेक्चर लेकर के आया करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि ये खत्म हो जाएगा और फिर हम लेक्चर लेकर के नहीं आएंगे, नहीं। और ये भी आपको पता है कि ये जो आपका ये यूपीएससी विद प्रताप है, ये जीएस के पेपर के लिए है। तो उसके बाद में हम ऐसे फैक्ट लेकर के आएंगे जो आपको बुकों में नहीं मिलते, यानी कि मैं उन बुकों का स्टडी करूंगा और उन बुक से मुझे जब लगेगा कि सामान्य बुक में ये फैक्ट नहीं है या इस तरीका के तथ्य नहीं है, तो उन्हें लेकर के मैं आऊंगा और उन्हीं के ऊपर 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस बनाया करूंगा। ये आने वाले 1 साल के बाद में इस चैनल का ये सारा का सारा रोल ये रह जाएगा कि इसके
ऊपर जो भी एनरिच करते जाना है बस वो है। ये जो बेसिक है यहाँ से आपका 50 से 60-70% तक क्लियर हो जाएगा सिलेबस, लेकिन उसके बाद में 100% तक करने के लिए धीरे धीरे जो लेक्चर आएंगे उनके साथ अपने नोट्स आप अपडेट करते हुए जाएंगे। जो बच्चे नए हैं वो ध्यान रखें कि पहला जो लेक्चर है वहाँ से सुनता हुआ प्रारंभ करेंगे। हमारी एक पूरी सीरीज है एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, उसे आप सुनना प्रारंभ करेंगे और वहाँ से आप मेरी पूरी स्ट्रेटजी के बाद में इधर आप जिसे देखना प्रारंभ करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने जो है पुर्तगालियों को देखा, यूरोपियों का जो आगमन है वो भारत में किस प्रकार से होता है और उनमें जो है पुर्तगाली जो हैं वो सबसे पहले आए और उनकी जो रणनीति क्या रही, इसका एक जो बेसिक है वो मैंने आपको यहाँ करा दिया है। ये पूरा आगे हम डच कराएंगे, ठीक है, और उसके बाद में हम अंग्रेज कराएंगे और फिर हम जो है फ्रेंच वगैरह कराते हुए जो है आगे बढ़ेंगे और इस पूरे चैप्टर को जो है ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके डैन भी करा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। वैसे डैन जो है वो बहुत ज़्यादा रहे नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये सारा समाप्त कर दूंगा। इसीलिए मैंने ये वाली जो नीति अपनाई थी कि मैं इस तरीक़ा से चलूं ताकि आपका जो सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स उससे बनाने हैं, ये लेक्चर बार बार सुनने हैं, ये याद करना है बार बार सुनने हैं। जैसा मैंने आपको बताया है ये लेक्चर आपको फैलाने हिंदी मीडियम के लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है। मैंने पहले बोल दिया अगर मुझे वैसा करना होता कुछ भी तो इंग्लिश से एक पीपीटी बना करके मैं पढ़ा देता, और हिंदी मीडियम के वाले बच्चे क्या है उनकी मजबूरी है वो इंग्लिश पीडीएफ पढ़ना, समझ गए। इसीलिए मैं क्या है कि इंग्लिश को समावेशित ही नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे पूरी तरीका से प्योर हिंदी में मैं लेकर के आया हूं और मेरा इसे लेकर के एक बड़ा टारगेट है। आप इसे चाहते हैं कि ये आगे कंटिन्यू रहे तो आपकी जिम्मेवारी है लेक्चर्स को आपको प्रमोट करना है, पूरे के पूरे लेक्चर देखने हैं एक बार में, बार बार लेक्चर ड्रॉप नहीं करना है, ताकि जो यूट्यूब है मैं आपको बताऊँ यूट्यूब पर क्या है कि जो हमारे जो लेक्चर हैं ये एक पेड कोर्सेज होते हैं, ठीक है। YouTube पर क्या होता है कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं अगर आप उसे 50% 60% देखते हैं तो YouTube का जो AI सिस्टम है उसे लगता है कि इसे प्रमोट करें। अब आप देखेंगे कि उसके अंदर आप जानते हैं कि हैशटैग डालते हैं या फिर ये सब डालते हैं, उसमें होता क्या है कि अगर हम वीडियो अलग अलग लेकर के आएंगे, ठीक है, तो हैशटैग भी चेंज हो जाएंगे। अगर मैं जिस तरीका से मैं चल रहा हूं ना उसमें क्या है कि यूट्यूब उसे ज़्यादा प्रमोट करती नहीं है, तो आपके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि आप इसे क्या करें लोगों तक पहुंचाएं, ये आपकी जिम्मेवारी है। देखो मैं इसे कर रहा हूं, एक लेक्चर बनाने के लिए 1 घंटा के लेक्चर में 4 घंटा खराब होते हैं, समझ गए। फिर अगर आप इसे प्रमोट नहीं करेंगे तो 4 घंटा में कहीं और भी तो यूटिलाइज कर सकता हूं ना अपने, बस ये समझें। क्योंकि आपका काम नहीं हो रहा है और मेरा समय खराब हो रहा है तो वो कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपका कार्य है इसे प्रमोट करें। जो हिंदी माध्यम के, खासकर हिंदी माध्यम के व्यक्ति जो हैं उन तक इसे पहुंचाएं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जहां तैयारी कर रहे हैं करते रहें, लेकिन ये उसके साथ कंपेरिजन में पढ़ते हुए चलें, ठीक है। और ये 100%, इससे ज़्यादा और इससे कम की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।